हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की कक्षाएं चल रही हैं और जीएस की क्लासों में आज हमारा टर्म है पॉलिटी का। आज हमारा किसका टर्म है? तो आज हमारा है पॉलिटी का टर्म है। और पॉलिटी में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने जो है 1909 का अधिनियम देख लिया था, यानी मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम देख लिया था। आज हमारा जो अधिनियम है वो है 1919 का 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। और इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पहली विशेषता है, पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग उत्तरदायी शासन देखने को हमें मिलता है। याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने पहली बार कहा कि हम इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो यहां से देखिए क्या लागू किए गए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी लागू की गई, ठीक है। और जो हमने देखा था कि 1909 के जो हमारा मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था, वहां पर क्या किया गया, पृथक निर्वाचक जो प्रणाली थी वो मुस्लिमों के लिए प्रदान की गई थी। लेकिन इसमें क्या किया गया, यहाँ से हमें अन्य लोगों के लिए भी, जैसे हम देखेंगे कि यहाँ सिख, यूरोपी और जो आपके ईसाई थे, इन सबको भी उसका पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। यानी कुल मिला के पृथक जो निर्वाचक मंडल था, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया गया, ठीक है। 1909 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, लेकिन यहाँ पर ईसाइयों को भी शामिल किया गया। ईसाई, सिख, यूरोपी, इन सभी को भी पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, यहां से आगे बात करेंगे। तो आगे हमारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। जो अगला पॉइंट है हमारा क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है। केंद्र में देखिए कैसी व्यवस्था शुरू की जाती है, तो द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। और यहां पर देखिए क्या गया कि केंद्रीय जो विधानसभा था, इसका कार्यकाल जो पहले था हमारा 3 वर्ष का था, उसको भी बढ़ा दिया जाता है। तो जो केंद्रीय विधानसभा था जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो कार्यकाल को भी बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग, जिसे आज आप देखेंगे तो लोक सेवा हमारा यूपीएससी, यानी जो आपकी प्रशासनिक सेवाओं के से संबंधित हमारा आयोग कौन सा है, लोक सेवा आयोग है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की जाती है। और आगे देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया,
प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो लागू थी वो भी आगे जो है यहाँ चल रही थी। ये चीजें तो हमारी ठीक ही ठीक थी। और अगला देखेंगे कि यहाँ पर पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। जो केंद्रीय बजट होता था, केंद्र का बजट, आज वर्तमान में देखेंगे तो केंद्र के बजट अलग हैं और राज्य के बजट अलग हैं। तो पहली बार केंद्रीय बजट को अलग कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। ठीक है, राज्यों के बजट से अलग कर दिया, याद रखिएगा। तो 1919 के अधिनियम में ये कुछ खास प्रमुख बातें थी, जहां से हमने देखा कि पहला हमारा क्या था कि पहली बार उत्तरदायी शासन के बारे में बताते हैं कि हम उत्तरदायी शासन यहाँ से प्रारंभ होगा। दूसरा हमारा क्या है कि पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया गया, जिसमें ईसाई, सिख, यूरोपीय इनको भी शामिल कर दिया जाता है। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। लोक सेवा आयोग की यहाँ से स्थापना होती है कि इस अधिनियम के तहत अब हम क्या करेंगे, लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे। जब देखेंगे तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1926 में इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1926 ईस्वी में होती है। ठीक है, और पहली बार केंद्रीय बजट को क्या किया गया, राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ यहां से क्या किया गया कि आपकी जो है यहाँ पर आपका एक वैधानिक आयोग का गठन करना था, जो 10 वर्ष बाद क्या करेगा, जांच करेगा। वो देखिए, हम देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में से क्या किया जाता है कि एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, हर 10 वर्ष में इसकी जांच करेगा कि कितना विस्तार हुआ है, यानी कितना काम हुआ है, कितना अच्छे से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही याद रखिएगा, 1929 में वो अधिनियम, आप इस अधिनियम के तहत 1929 में आयोग का गठन होता था। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण उस आयोग का गठन 2 साल पहले हो जाता है। और उस आयोग का नाम क्या है, साइमन कमीशन आयोग। और साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हो जाता है, तो 1927 में ही हो जाता है। वह कहाँ, लंदन में। लेकिन वो भारत आता है जांच करने के लिए, इस अधिनियम के विस्तार की जांच करने के लिए भारत कब आता है, 1928 ईस्वी में आता है, जिसका यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आइए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला है हमारा 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो बच्चों क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। इस हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को खत्म करेंगे, वैसे ही हमारा शुरू होगा संविधान। तो संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा ये बचा हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। आज की क्लास हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रहेगी और कल से हम संविधान सभा पर पहुंच जाएंगे, जहां से हम संविधान की चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, कि 1935 का अधिनियम क्या है। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और ये अधिनियम काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संविधान में यहाँ से काफी कुछ चीजें लिया गया है। तो अगर इस अधिनियम में देखेंगे तो जो भारत सरकार अधिनियम था, कुल इसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी। तो इसमें देखेंगे तो कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थीं। 10 अनुसूचियां थीं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखेंगे तो कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थीं। और इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली का जन्म होता है। ठीक है, इसी अधिनियम से सर्वप्रथम हमें संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन, इस अधिनियम से हमें क्या देखने को मिलता है
इसमें जो है संघीय शासन प्रणाली जो है देखने को मिलती है, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था। और इसी संघीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है हमने कहाँ से लिया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। यानी सारा कंट्रोल किसके पे रहेगा, केंद्र पे रहेगा। आज भी देखेंगे तो हमें संघीय शासन प्रणाली हमें जो है भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए क्या किया जाता है, जो प्रांतों में ये संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चीजें क्या होती हैं कि जो प्रांत थे, जो राज्य थे, तो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रांतों में जो दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी वहां पर उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस अधिनियम से याद रखिएगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था, दोहरा शासन चल रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और केंद्र में हमने क्या किया, द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या हो जाती है, हमारी प्रारंभ हो जाती है। इसी अधिनियम से 11 राज्यों में से जो थे हमारे 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ होती है। और शुरुआत में देखेंगे तो कितने प्रांत हैं, 11 प्रांतों में। ठीक है, कितने प्रांतों में, तो 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय, यानी कैसी व्यवस्था रहेगी, द्विसदनीय व्यवस्था का। पर हम आज भी देखते हैं ना, तो हमें द्विसदनीय व्यवस्था देखते हैं। अगर केंद्र में देखेंगे तो द्विसदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप राज्य में भी देखेंगे तो राज्य में भी हमें 2 सदन दिखाई देते हैं। कौन कौन से हमें, तो विधानसभा और हमारी क्या हो जाती है, विधान परिषद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है, और इसी अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। 1937 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है, तो 1937 ईस्वी में की जाती है। और इसी के तहत 1935 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम के ही तहत याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसी अधिनियम के तहत क्या की जाती है, रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये कुछ चीजें आप जो है याद रख। यहाँ सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसको भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जो अभी तक शुरुआत में हमने मुस्लिमों से शुरुआत की थी 1909 के अधिनियम से, फिर 1919 के अधिनियम से हमने उसमें ईसाई, सिख और यूरोपीय को भी शामिल कर दिया गया। यहाँ और बढ़ा दिया जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और बढ़ाया जाता है कहाँ कहाँ, दलितों को शामिल कर दिया जाता है इसमें, दलित
महिलाएं व मजदूर वर्ग व मजदूर वर्ग इनको जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो ये रहा हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें से देखा हमने कि कुल कितने अनुच्छेद थे, लगभग तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हमारी थी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। और अगला देखेंगे तो अगला हमारा क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था का शुभारंभ यहीं से होता है और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाती है। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय मतलब संघ का, पूरे देश का एक न्यायालय होगा और यहाँ से वो संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1937 ईस्वी में। और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ठीक है, और इस भारतीय रिजर्व बैंक के ना पहले गवर्नर, ठीक है, और याद रखिएगा इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में जो श्रेय है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कराने में किस भारतीय का योगदान था, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका इसमें योगदान था। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर इसके जो थे वो थे ओ स्मिथ। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो हमारे कौन थे? तो वो थे हमारे ओ स्मिथ, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हमने 1935 के अधिनियम का जो है देख लिया। अब हम जो है अंतिम ओर चलते हैं और वो है हमारा अंतिम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास का वो भी जो है उपयोग कर सकें। आइए अंतिम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारा है 1947 का स्वतंत्रता का अधिनियम। ठीक है, 1900 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हम क्या कर सकते हैं इसको? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश किसने किया था? तो ये जो है आपका पेश किया गया था माउंटबेटन की योजना के आधार पर, ये ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ये कहाँ पेश किया गया था? याद रखिएगा, ब्रिटेन में पेश किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन माउंटबेटन योजना पर आधारित। ठीक है, ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था हमारा, ये किस पर आधारित था? तो माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जिससे यहाँ पर क्या किया गया कि इस अधिनियम के तहत 20 फरवरी 1947 को जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, यानी 30 जून 1948 तक भारतीयों को क्या करेंगे? सत्ता सौंप देंगे। तो यहाँ क्या होता है ना, 1948 से पहले ही ऐसी कुछ घटनाएं बन जाती हैं, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर घटित होने लगती हैं कि अंग्रेजों को जो है भारत जो है अब जल्दी ही छोड़ना था। तो माउंटबेटन ने जो है यहाँ पर ब्रिटिश संसद में, माउंटबेटन ने यहाँ पर आपके उस समय जो क्या थे, वायसराय थे वायसराय थे, और इनके आधार पर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में क्या हुआ? याद रखिएगा, ये जो है ना ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम आपका कहाँ पेश होता है? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया। ठीक है, 4 जुलाई को पेश किया
गया। माउंटबेटन के आधार पर, क्योंकि उस समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन ने यहाँ के हालात बताए कि अब भारत को जो है हमें स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है स्वतंत्र 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को क्या हो गया? 18 जुलाई को ये अधिनियम हमारी पूरी तरह 18 जुलाई 1947 को विधेयक पास कर दिया जाता है। विधेयक पास कर दिया जाता है। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को विधेयक पास कर दिया जाता है और यहाँ पर चीजें जो है अब कहा जाता है कि अब भारत को हम क्या कर रहे हैं? सत्ता सौंप रहे हैं। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और कुछ बातें और की गई इसी अधिनियम के तहत। देखिए, कहा गया कि यानी इस क्षेत्र को भारत व पाकिस्तान दो देशों में बांटा जाएगा। ठीक है, ये जो विभाजन है ना, याद रखिए, इस विभाजन योजना, ये विभाजन योजना को हम क्या कहते हैं? अगर आप विभाजन योजना को देखेंगे ना, तो विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना या बेटन योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेटन योजना। कि भारत और पाकिस्तान दो देशों में जो विभाजन होना है, इसको हम क्या कहते हैं? बेटन योजना भी कहते हैं। कि दो स्वतंत्र राष्ट्र जो है बनाए जाएंगे। और यहाँ से क्या कर दिया जाता है कि वायसराय का पद जो है अब जो है समाप्त कर दिया जाता है। वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। भारत सचिव का भी पद समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ से सारी चीजें अब क्या है? गवर्नर जनरल, अब की दो जो डोमिनियन क्षेत्र हैं ये अपने अपने लिए क्या करेंगे? गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि गवर्नर का पद क्या कर दिया जाता है? वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब अपने अपने क्षेत्र में ये क्या बनाएंगे? गवर्नर जनरल बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर, भारत के हम यहाँ देखेंगे, भारत ने अपना पहला गवर्नर जनरल जो बनाया, तो भारत के पहले स्वतंत्र भारत की, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो आपके जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल हमने किसको बना दिया था? माउंटबेटन को ही बनाया था, माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन माउंटबेटन कुछ दिन रहते हैं और ये चले जाते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर भारत के पहले, अब क्या हो जाएगा? भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? हमारे सी राजगोपालाचारी। और यहाँ अब भारत को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र कर दिया जाता है। और यहाँ से अब हम देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे कि अलग अलग, अब यहाँ पर संविधान, यहाँ पर हमारा देश अलग हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन क्षेत्रों में बंटवारा हो गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो हमने गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाते हैं, कुछ ही दिन रहते हैं, इसके बाद फिर ये चले जाते हैं। तो अब हम हमारे भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। और ये भारतीय गवर्नर जनरल तब तक रहेंगे जब तक हमारा संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता। और संविधान सभा के गठन के बाद, यानी जो है चीजें नहीं है आपकी, जो है संविधान सभा बन नहीं, यानी संविधान सभा का गठन, साथ ही साथ संविधान जब तक बन नहीं जाता, तो ये पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो ये रहे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमने जो है आज हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया। हमने पूरे अधिनियम लगभग देखे। 1773 का अधिनियम से हमने शुरुआत किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमने 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हमने देख लिया।
तो हमने जो अधिनियम हमारे काम के थे और जो एग्जाम के की पॉइंट थे वहां से हमने ये चीजें निकाल ली हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको कहाँ मिलेगी, तो जीएस बाई आर के सर, यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं और आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी देखिए और कक्षाएं भी चल रही हैं, जैसे पॉलिटी की जो चल रही है वो मंडे और ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे हम जियोग्राफी देखेंगे, फ्राइडे सैटरडे हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, और संडे को हम क्या क्लास देख रहे हैं, साइंस की क्लास देख रहे हैं। तो सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें चलाई जा रही हैं, तो आप इस क्लास को फॉलो करिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करते चलिएगा। तो आज हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म कर ली, कल हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा की। ठीक है, तो कि संविधान सभा हमारी कैसे कैसे बनी, और संविधान सभा बनने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे संविधान पर। जैसे हमारी संविधान सभा बनेगी फिर हमारा संविधान बन जाएगा, फिर हम संविधान सभा की चर्चा करेंगे, संविधान की चर्चा करेंगे, उसमें कुल कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां, कितने आर्टिकल हैं और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक। कल की क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा। तो बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।